नमस्कार। 4 बज चुके हैं। आशा है आप सब अपना लैपटॉप या मोबाइल ओपन करके बैठ गए होंगे। कल तीव्र श्वास काठिन्य पर एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर पर चर्चा की गई थी। आज हम वात रक्त पर चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही रक्त पित्त पे चर्चा करेंगे। डॉक्टर नेहा आहूजा, उन्होंने पूछा है कि मृदु गोष्ठी को हम लेखन वस्ती देते हैं तो रुकती नहीं है। तो चूंकि मृदु गोष्ठी है तो उसकी मात्रा या 30-30 ग्राम दे रहे हैं तो उसकी मात्रा 20-20 ग्राम कर दीजिए औषधियों की। और वैसे भी आस्थापन वस्ती मुश्किल से 10-15 मिनट या 5 मिनट भी रुके तो भी काम चल जाता है। इसलिए इसकी चिंता नहीं, अगर वो 5 मिनट भी रुकती है तो आपका काम हो गया। पर थोड़ा मात्रा कम कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर अदिति त्रिपाठी उपस्थित हो गई हैं, विघ्नेश महाजन, आनंद आयुर्वेद वाले, धीरज कुमार जी, योगेश महाजन उपस्थित हो गए हैं, सुनील रातुरी जी भी उपस्थित हो गए हैं, विकास चौधरी जी उपस्थित हो गए हैं, विजय सैनी भी उपस्थित हो गए हैं। डॉक्टर के.एन. गंगवार जी ने हाइपर कैलेमिया की ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। ये इलेक्ट्रोलाइट जो पोटेशियम है उसको ब्लड में बहुत हाई लेवल हो जाना, ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाना पोटेशियम का, इसी को हम बोलते हैं हाइपर कैलेमिया। इसमें मसल्स में वीकनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, नम्बनेस, नौसिया, वोमिटिंग, इर्रेगुलर हार्ट बीट और शॉर्ट ब्रीदिंग जैसे लक्षण प्राप्त हो सकते हैं। तो इसमें तत्कालिक रूप से मान लीजिए कोई इमरजेंसी में पेशेंट आया तो आप 5% ग्लूकोज को आईवी के द्वारा तत्काल प्रवेश करें। आईवी के द्वारा ही, इंट्रावेनस के द्वारा ही 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट को भी प्रविष्ट कराएं। जब तक ये सुविधा न हो तब तक मीठा सोडा 2.5 ग्राम दिन में 3-3 घंटे से इसका प्रयोग करें। मूत्राल्पा हो, बहुत मूत्र कम निकल रहा हो तो 50 ग्राम्स इंसुलिन भी, 50 ग्राम्स ग्लूकोज 1 लीटर पानी में घोल लीजिए और इसको बार बार पिलाइए, पानी पिलाइए, तो इससे यूरिन की मात्रा बढ़ेगी। आवश्यकता पड़ने पर 50 यूनिट इंसुलिन भी देना पड़ सकता है। और अत्यधिक तकलीफ हो, बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ गई हो तो डायलिसिस भी करना पड़ सकता है और ऐसे पेशेंट को तत्काल रिफ़र कर देना चाहिए। मोनिका चिटनिस जी ने, उनका एक रोगी है 65 इयर्स, मुख से सलाइवा निरंतर गिरते रहता है। तो चूँकि 65 उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती, हालांकि कई लोग 65 में ही बहुत सारे ऐसे लक्षण जो सीनियर सिटीजन के होते हैं, उनमें ड्रिपिंग ऑफ सलाइवा भी है। कई बार थोड़ा से सोते हैं लेफ्ट एंड राइट तो सलाइवा निकलने लगता है। और कई बार पैरालिसिस, फेशियल पैरालिसिस हो या पैरालिसिस हो, ऐसी अवस्था में भी ड्रिपिंग ऑफ सलाइवा हो सकता है। ऐसे रोगियों में शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम दुग्ध के साथ सेवन कराएं। टैबलेट नियो 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को। और अगर पैरालिटिक सिम्टम्स हों तो उसका ट्रीटमेंट भी आपको करना पड़ेगा। डॉक्टर मुकम्बिका रचना, उनका एक पेशेंट है 40 इयर्स, सीवियर लो बैकिक है और लेग्स में वीकनेस उत्पन्न हो रही है। सीवियर लो बैकिक है, इसके माने
लंबर या सेक्रल रीजन में नर्व कंप्रेशन है और उसी की वजह से वीकनेस ऑफ द लेग के लक्षण भी मिल रहे हैं। ऐसी अवस्था में लंबोसेक्रल रीजन में कटिबस्ती लगाएं और लगभग 40 से 45 मिनट धारण कराएं। तेल को बार बार गर्म करते रहें। तेल में अश्वगंधा बला तैल, सहचर तैल, दशमूल तैल आदि का प्रयोग आप कर सकते हैं। फॉलोड बाई पत्रपिंड श्वेत। कटिबस्ती करने के बाद पत्रपिंड श्वेत जरूर करें। निश्चित रूप से ये ऑस्टियोजन्य व्याधि है, इसलिए इसमें ब्रह्मण तैलों का प्रयोग जरूर करें और फॉलोड बाई पत्रपिंड श्वेत लगातार कम से कम 20-21 दिन तक कराएं। साथ में इसमें वस्ती का भी प्रयोग करें। एरंडमूल आदि वस्ती इसके लिए श्रेष्ठ रहेगी। इसमें एरंडमूल के द्रव्य, एरंडमूल आदि जो क्वाथ है वो द्रव्य 100 ग्राम ले लीजिए और इसमें लगभग 1200 ml पानी डाल करके 300 ml से इस करें और इस 300 ml में शहद 50 ml और पंचतिक्त घृत 50 ml डाल करके ये वस्ती देवें। अनुवासन के रूप में सहचर वस्ती या अनुवासन वस्ती या अश्वगंधा बलाता तैल 30 मिलीलीटर भोजन के बाद आप दे सकते हैं। चाहें तो काल वस्ती के रूप में 16 वस्ती आप दे दें। पहले एक अनुवासन, फिर अनुवासन आस्थापन 6 दूनी 12, एक पहले आपने अनुवासन दिया 13 और 3 लास्ट में अनुवासन, ऐसा भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा महायोगराज गुगुलू, सिंहनाथ गुगुलू 2-2 गोली दिन में 2 बार, आम वातारी रस 250 मिलीग्राम, एकांग वीर रस 125 मिलीग्राम और गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, ये एक मात्रा है। इस तरीके से आप 2 मात्रा सुबह शाम को आप पेशेंट को देवें। महाराष्ट्र अधिक्वाथ 20 ml और इसमें 10 ml कैस्टर ऑयल मिला लें। ये खाना खाने के आधा घंटे बाद दोनों टाइम इसका सेवन कराएं। आप ये पूरा ट्रीटमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से पेशेंट को लाभ प्राप्त होगा। निर्मला स्वार, इन्होंने प्रश्न पूछा है, बर्निंग सेंसेशन ओवर द स्कार ऑफ LSCS। LSCS का मतलब होता है लो सेगमेंट सिजेरियन, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। ये सिजेरियन करने के बाद स्कार उत्पन्न हो जाता है। निश्चित है अगर थोड़ा भी खुजली हुई और आप खुजाने लगे तो बर्निंग सेंसेशन भी होने लगता है। इसके लिए दशांग लेप 20 ग्राम और 20 ग्राम मुलैठी चूर्ण दोनों मिला लीजिए और इसको दुग्ध में पकाइए, आधा कप दुग्ध में पकाइए, लेप तैयार कर लीजिए और इसमें 2 चम्मच पंचतिक्त घृत मिलाइए और इसका लेप स्कार में लगाएं। रोजाना 1 बार कम से कम लगाएं और वो कम से कम 1 घंटा लगा रहे, ये आप ध्यान दें। ये लेप बहुत ही अच्छा है, इसका प्रयोग करेंगे रोगी को लाभ होगा। औषधियों में आप चंद्रप्रभावती 2 गोली सुबह 2 गोली शाम आप दे सकते हैं। बाकी ये लेप लगाने से पेशेंट को ठीक होगा। डॉक्टर निधि शर्मा 42 इयर्स का पेशेंट है। एंटी ओबेसिटी ट्रीटमेंट देना चाहती हैं लेकिन उनको ल्यूकोडर्मा है, तो उनका कहना है एंटी ओबेसिटी ट्रीटमेंट देने पर ल्यूकोडर्मा बढ़ेगा तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, बल्कि कमेगा। एंटी ओबेसिटी में आपको वमन, विरेचन और लेखन वस्ती देना है और ल्यूकोडर्मा भी संशोधन कराना है, तो ये दोनों में फ़ायदा होगा, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। आप वमन कराएं
विरेचन कराएं और वस्ती देवें। वस्ती में लेखन वस्ती देंगे तो अच्छा रहेगा ओबेसिटी में। इसके अलावा ओबेनल टैबलेट, मेंदोहर गुगुल, ये सब देवें। और ल्यूकोडर्मा का चिकित्सा है संशोधन करने के पश्चात गुड़ और मलपूरस ये कन्फ्यूजिंग ड्रग है। इसकी जगह हम निशोथ लेते हैं। वैसे चक्रपाणी ने इसको कहा है कि ये लेना चाहिए कटगुलर, और कटगुलर स्तंभक होता है, इसलिए निशोथ चूर्ण 20 ग्राम गुड़ मिला करके संशोधन के पश्चात प्रातःकाल एक बार दिन में 3 दिन तक देना है। प्रातःकाल दीजिए। सूत्राणाम सविशेषम योक्तव्यम सर्वतो विशुद्धानाम सूत्रे संसनम अग्रे मलपूरस स्ते सागुड़ा। इसके बाद 15 दिन के लिए काढ़ा है। 15 से 1 महीने तक प्रयोग करें काढ़े का। उसमें कटगुलर, निशोथ, विजयसार, बड़ी सौंफ और प्रियंगू, इन 5 द्रव्यों को यौकुट कर लें और इसमें 20 ग्राम द्रव्य लेकर के 4 कप पानी मिला के 1 कप शेष रहे तब तक पकाएं। ऐसा 1 कप सुबह शाम खाली पेट में दोनों टाइम इसका सेवन 1 माह तक करें। ये बहुत ही उपयोगी काढ़ा है ल्यूकोडर्मा के लिए। लेप के रूप में मैं हमेशा बताता हूँ 100 ग्राम मूली के बीज और सप्तपर्ण दारू हल्दी, इनको गोमूत्र में अच्छा लेप तैयार करें। और वाकुची, फिर से मैं बताता हूँ 100 ग्राम मूली बीज, वाकुची 50 ग्राम, मूली बीज मैंने बताया 100 ग्राम, दारू हल्दी 50 ग्राम, इनका बारीक चूर्ण पहले तैयार कर लें। फिर गोमूत्र में पीस करके लेप तैयार करें और इफेक्टेड पोर्शन में ये लगाएं। इसके लगाने से कम से कम 3-4 दिन लगाएं और लगाने के बाद धूप में बैठाएं। धूप में बैठाएंगे तो कई बार स्फोट इसमें हो जाते हैं, वो अच्छी बात है। स्फोट हो जाए तो लेप को हटा करके चाल मोगरा तेल या शतदौत घृत, नहीं तो गोघृत का लेपन करें। इससे निश्चित रूप से ल्यूकोडर्मा में बहुत आराम होगा। इसके अलावा आरोग्यवर्धनी पंचनिम्न बटी 2 गोली दिन में 2 बार इसका सेवन आप कराएं। कमलप्रीत धीमान क्रॉनिक साइनोसाइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। जीर्ण प्रतिष्ठा है तो वैसे देखा जाए तो पहले वमन कराना चाहिए, फिर विरेचन कराना चाहिए कायदे से, और उसके बाद नस्यकर्म। अगर आप वमन विरेचन नहीं करा पाते हैं तो नस्यकर्म 21 दिन का कोर्स दीजिए। 2 दिन स्नेह नस्य अणुतैल से और प्रत्येक तीसरे दिन अवपीड़न नस्य। और अवपीड़न के लिए मैंने कई बार आपको बताया वाय विडंग, शिग्रु और वचा, ये चक्रदत्त का योग है। विडंग, वचा और शिग्रु, इनका बराबर मात्रा में चूर्ण बना के रख लें। जिस दिन नस्य देना हो अवपीड़न, उसके 1 दिन पहले 2 चम्मच निकाल करके थोड़ा पानी मिला दें और चटनी जैसा बना के रख दें। तो प्रातःकाल इसको मसलें और छान लें सफ़ेद कपड़े में, और इसकी मात्रा है 6 से 8 बूंद दोनों नासा में। तो 2 दिन स्नेह नस से 4-4 बूंद और प्रत्येक तीसरे दिन शोधन नस, ऐसा कम से कम 21 दिन तक का कोर्स करें। आवश्यकता पड़ने पर यह कोर्स 7 दिन और आप बढ़ा सकते हैं। इससे निश्चित है आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ में औषधि योग देवें। स्वर्ण बसंत मालती रस 4 ग्राम, महालक्ष्मी विलास रस 4 ग्राम और अभ्रक भस्म 8 ग्राम, इन तीनों को मिलाकर के 60 पुड़ियाँ बना लें और 1 पुड़िया सुबह शाम को
च्यवनप्राश के साथ या ब्राह्मी अवलेह के साथ इसका सेवन कराएं। इसके अलावा हरिद्राखंड, टैबलेट सेप्टिलीन, टैबलेट न्यूरोसिल, इनका भी उपयोगिता के आधार पर आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। ये कोर्स करने से निश्चित रूप से जीर्ण प्रतिशय में लाभ प्राप्त होगा। डॉक्टर रविंद्र कौर, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक का ट्रीटमेंट। ये टाइप 1 डायबिटीज़ है और चूँकि ये कंजेनाइटल होता है, हेरिडिटरी होता है, इसलिए ये ठीक होता नहीं है। फिर भी इंसुलिन की यूनिट्स ना बढ़ें, उसके लिए आप बसंत कुसुमाकर का कल्प करें। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। बसंत कुसुमाकर पहले दिन 30 मिलीग्राम, फिर 60 मिलीग्राम, 30-30 मिलीग्राम बढ़ाते जाएं 1 ग्राम तक। जब 1 ग्राम हो जाए तो जितने दिन आपने बढ़ाया है, मान लीजिए 10 दिन बढ़ाया है, उसके बाद 10 दिन तक 1-1 ग्राम की मात्रा देना है और फिर इसके बाद कम करना है और पुनः 30 मिलीग्राम तक लाना है। ऐसा कल्प करें और उसी अनुसार से, उसी अनुपात में करेले के स्वरस को बढ़ाना है। करेला का स्वरस पहले आधा कप, फिर 1 कप, फिर 1.5 कप, फिर 2 कप, इस प्रकार बढ़ाना है। और खाना बिल्कुल लघु आहार, कार्बोहाइड्रेट, फैट बिल्कुल नहीं। सामान्यतः दलिया खिचड़ी पर पेशेंट को रखें। इससे निश्चित रूप से जो यूनिट आप 20 यूनिट, 50 यूनिट दे रहे हैं, वो निश्चित रूप से कम हो जाएगा और अगर ईश्वर ने साथ दिया तो हो सकता है इंसुलिन भी छूट जाए। लेकिन ये विधिवत आपको पेशेंट को समझा करके, काउंसलिंग करके आपको देना है और आपके निर्देशन में रोज़ पेशेंट को आपको देखना है। अगर आपके पास भर्ती होने की सुविधा हो तो भर्ती करके ये कल्प करें तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। डॉक्टर कुलदीप कुमार जी ने लेफ्ट आर्म से बीपी लेते हैं तो बीपी नहीं मिलता, मेज़र नहीं होता है। राइट से लेते हैं तो बीपी का मेज़रमेंट 110/70 है। डायबिटिक पेशेंट है, क्या ट्रीटमेंट देवें? कभी कभी ऐसा होता है, सामान्यतः ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन चूँकि बीपी आपको मिल ही रहा है 110-170, तो ये ठीक है, बहुत ज़्यादा लो नहीं है। आपको डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट करना है। डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट में मामज्जक टैबलेट, मामज्जक घन और गुड़माड़ घन, ये 2-2 गोली दिन में 3 बार दीजिए। इसके अलावा यदि संभव हो तो प्रमेहग्न वस्ती, जो मैं बताते रहता हूँ हमेशा, सिद्धि स्थान, चरक सिद्धि स्थान 8, श्लोक नंबर 8 में ये वस्ती दी गई है। इसमें पंचतत्व के द्रव्य हैं, उनका काढ़ा बनाना है। सरसप का कल्क बनाना है, 20 ग्राम के आसपास मिलाना है और पंचतत्व घृत भी इसमें मिला करके ये वस्ती दी जाती है, प्रमेहग्न वस्ती। औषधियों में शिलाजित्यादि लौह 250 मिलीग्राम, त्रिभंग भस्म 250 मिलीग्राम, बसंत कुसुमाकर रस 125 मिलीग्राम, ये दिन में 2 या 3 बार इसका सेवन कराएं तो इससे डायबिटीज़ निश्चित रूप से कंट्रोल हो सकती है। इसके अलावा डायबेकॉन, डायबेनिल, बहुत सारी मेडिसिन है, उनका भी आपको प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर आर.बी. प्रजापति, इन्होंने खालित्य में तक्रधारा कराते हैं तो क्या सुखोर्ष होनी चाहिए? तो निश्चित रूप से सुखोर्ष ही होना चाहिए। खालित्य में जो तक्रधारा कराते हैं सामान्यतः 1 लीटर आमल की क्वाथ और 1 लीटर छाछ, दोनों को मिला करके तक्रधारा कराते हैं। लेकिन वाकई यदि खालित्य में आपको लाभ प्राप्त करना है तो मुस्ता तक्रधारा करना चाहिए। इसका बनाने का तरीका मैंने प्रजापति जी को बताया है। उनका तो टेलीफोन रोज ही आता है किसी न किसी प्रॉब्लम को लेकर के। 100 ग्राम मुस्तक ले लीजिए, नागर मुथा, यौकोट करें और इसमें 1 लीटर पानी और 1 लीटर दूध ये डाल करके धीरे धीरे पकाइए, दुग्ध शेष रहने तक छान लीजिए। ठंडा होने पर दुग्ध जब ठंडा हो जाए तब इसमें
थोड़ा सा दही डाल दीजिए, रात भर रखा रहने दीजिए। दही डालने से दही में कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे दिन। और इस दही में 1 लीटर दूध है और 1 लीटर मतलब 1 लीटर आपका दही है, 1 लीटर आमल की काढ़ा डाल दीजिए और फिर उसको अच्छी मथ लीजिए। और ये तक्कधारा आप करेंगे तो बहुत ही उपयोगी होगी। लेकिन आप ये ध्यान रहे कि आपके पात्र में जो छिद्र है वो कम से कम कनिष्ठ का अंगुली होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा मोटा धारा निकलेगी तो ये इसमें लाभ ज़्यादा प्राप्त होता है। तो ये इसका प्रयोग करें आप लोग। संघमित्रा लोखंडे। बच्चों में दांत काटना निश्चित रूप से ये कृमि के कारण बच्चों में होता है। क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए? तो इसमें आप एक काम करिए, पलाश बीज चूर्ण और विडंग चूर्ण 1-1 ग्राम ले लीजिए और गुड़ में मिला के इसकी बटी बना लीजिए और इसको किसी तरह बच्चों को खिलाइए। आप दुग्ध में घोल के भी दे सकते हैं। 1 बार देना है। आप देखेंगे 7 दिन के कोर्स में पूरी तरीके से कृमि नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा विडंगारिष्ट 1 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम सेवन कराएं। और साथ साथ में ये देखें कि ज़्यादा मिठाई, शक्कर, गुड़ आदि ज़्यादा बच्चा न खाए, इसका भी हमको ध्यान में रखना है। डॉक्टर गौरव पारधी। शिरोगत रक्तस्राव में ताप्यादि लोह ताप्यादि लोह का क्या रोल है? शिरोगत रक्तस्राव, ये क्लॉट हो जाता है। जब आपके पास पेशेंट आता है तो क्लॉटिंग की अवस्था में आता है। उस अवस्था में ताप्यादि लोह लेखन का काम करेगा, इसको आप दे सकते हैं। इसके अलावा अन्य औषधि भी आपको देना है, लेकिन ताप्यादि लोह भी आप दे सकते हैं। डॉक्टर गोविंद मीना। DVT अर्थात डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यह अक्सर लेग्स में होता है और इसमें ब्लड क्लॉट होने की संभावना रहती है। लीवर भी इससे प्रभावित होता है और ये सीवियर टाइप की डिसीज है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसमें आप सबसे पहले तो विरेचन कराइए। विरेचन कराने के पश्चात शोथ हर वस्ती लगाइए। उसमें वरुणादिक्वाथ, तृण पंचमूलक्वाथ काढ़ा बना लीजिए 300 ml, यवक्षार 10 ग्राम, त्रिफलाघृत 50 ml और 50 ml शहद मिला करके वस्ती लगाइए। आवश्यकता पड़ने पर अनुवासन भी आप लगा सकते हैं। तो विरेचन हो गया, शोथ हर वस्ती हो गई। उस बाद में रक्तमोक्षण इसकी प्रमुख चिकित्सा है। शिरावेद भी करा सकते हैं, लेकिन मेरा अनुभव है कि जलौका उच्चारण से इसमें बहुत जल्दी आराम होता है। 2-2 जलौका, 3-3 जलौका एक साथ लगाइए। प्रत्येक दूसरे दिन आप लगा सकते हैं। कम से कम 5 से 7 सिटिंग आपको जलौका की देनी पड़ेगी। तो ये ब्लड क्लॉटिंग को दूर करता है, क्योंकि इसमें एक तत्व रहता है हिरुडिन, वह ब्लड में जा कर के और वेंस में जाता है और जो क्लॉट या जो ब्लड गाढ़ा हो गया है उसको ढीला करता है। इससे निश्चित रूप से रोगी को लाभ होगा। इसके अलावा कैशोर गुग्गुल, गोक्षरा गुग्गुल 2-2 गोली दिन में 2 बार देवें और पेट साफ रहे इसका विशेष ध्यान रखें। एरन भ्रष्टरित की या अमलतास गुदा आप रात्रि में 2 दें, तो इससे पेशेंट को निश्चित रूप से आराम प्राप्त होता है। डॉक्टर उषा तभानी, उनका एक 52 ईयर्स का फीमेल पेशेंट है। उसको माइल्ड फीवर रहता है, हेडेक रहता है, बॉडिक रहता है। ब्लड टेस्ट करवाया उन्होंने तो लगभग ये नॉर्मल है। यूटीआई भी नॉर्मल है, माइट्रल वॉल प्रोलेप्स भी है उनको, लेकिन माइल्ड फीवर है। अगर कोई कारण ज्ञात नहीं है तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ किरात तिक्तादि काढ़े का सेवन कराएं। किरात तिक्तम तिक्ता मुस्ता परपटको अमृता घ्रांति पीतानी चाभ्यास्यात् पुनरावर्तकम जुरा।
किरातिकता आदि, चिरायता, कुटकी, मुस्तक, परपट और गिलोय, इनका काढ़ा देवें। आप देखिए 20-21 दिन भी देंगे आप काढ़ा तो ये बुखार तो एकदम ठीक हो जाएगा। जहाँ तक माइट्रल वाल्व प्रोलेप्स की बात है तो यहाँ पर आपको नागार्जुनाभ्र रस 125 मिलीग्राम, हृदयाणु रस 125 मिलीग्राम, मुक्तापुरवाल पंचामृत 60 मिलीग्राम, ऐसी एक पुड़िया दिन में 2-3 बार आप इसका सेवन कराएं। इसके अलावा एक काढ़ा मैं हमेशा बताता हूँ, हरितकी, वासा, रासना, पिपली, नागरमोथा, सटी, पुष्कर मूल और अर्जुन। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, हरितकी, वसा, रासना, पिपली, नागरमोथा, सटी, पुष्कर मूल और अर्जुन त्वक, इस काढ़े का प्रयोग करें। हार्ट डिसीज़ के मामले में यह काढ़ा बहुत ही श्रेष्ठ है। चरक का रेफरेंस है ये, और मैं इसको बहुत प्रयोग करता हूँ। आप भी प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। अनुराधा उपाध्याय, इनको हेयर फॉल की शिकायत है। तो हेयर फॉल में निश्चित रूप से पोषण की कमी से हेयर फॉल चालू हो जाता है। ये तो एज हो गई हो 60 के ऊपर, 55-50 साल के ऊपर, और अगर 30-40 में ही हेयर फॉल हो तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पोषण अभाव है। तो इसमें आप, मैंने अभी जो बताई थी, खालित्य में, खालित्य के अंतर्गत शिरोधारा कराएं 7 दिन, 7 दिन मस्तिष्क, 7 से 20 दिन मस्तिष्क कराएं। मस्तिष्क में मैं डिटेल बता चुका हूँ। इसमें आंवला आधा किलो ले लीजिए और 1 लीटर छाछ धीरे धीरे पकाइए। जब आंवला पूरी तरह से द्रव खत्म हो जाए तो आंवले को निकाल करके मसलिए, हाथ से कल्क बना लीजिए, बीजा निकाल दीजिए और सिरह प्रदेश में लेप करिए। बाल छोटे करा लें तो ज़्यादा अच्छा है। ये 20 दिन का प्रयोग है। 7 दिन पहले शिरोधारा करें, फिर 21 दिन खालित्य के लिए ये मस्तिष्क करें। बहुत ही उपयोगी चिकित्सा है। साथ साथ में नस्य का सेवन भी कराएं, इंद्रिय वर्धक नस्य या ब्राह्मी तैल का नस्य या ब्राह्मी घृत का नस्य 4-4 बूंद दिन में 2 बार लगातार 20-21 दिन तक दें। तेल जो है भृंगराज और चमेली, इन दोनों को मिला करके इसका लेपन करें। एक सिसा हेयर ऑयल भी आता है, सिसा हेयर ऑयल, ये भी बड़ा फायदेमंद होता है, लेकिन ये प्रक्रिया शिरोधारा मस्तिष्क कराने के बाद ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। साथ में ब्राह्मी औले का भी आप सेवन करें। ब्राह्मी औले 5 ग्राम दिन में 2 बार दूध के साथ इसका सेवन करें। बादाम, अखरोट, ये भी प्रातः 5-5 नग रोजाना इसका सेवन करें। इसके अलावा आंवला, भृंगराज और काला तिल, आंवला, भृंगराज और काला तिल, इसका चूर्ण बना करके 1-1 चम्मच सुबह शाम सेवन करें। यह भी बड़ी लाभप्रद चिकित्सा है आपके लिए। मीनाक्षी बाधवा, मीनाक्षी बाधवा, इनका प्रश्न है हाइपोथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट। हाइपोथायरॉयडिज्म, जैसे मैंने आपको बताया था, कई बार बता चुके हैं कि ये कफ प्रधान व्याधि है। हाइपर पैक्टिक प्रधान और हाइपो कफ प्रधान। तो इसमें वमन, विरेचन और लेखन वस्ती, वमन, विरेचन और लेखन वस्ती, ये जरूर कराएं। इसके अलावा मैं एक योग हमेशा आप सबको बताता हूँ, हाइपो हाइपर दोनों में दे सकते हैं। जलकुंभी तालाब में बहुतायत में मिलती है, नदियों में भी मिलती है। मोटे मोटे पत्ते होते हैं, उनको कलेक्ट कर लीजिए, सुखा लीजिए, सुखाकर जला दीजिए और जलाने के बाद फिर इसका भस्म बना लीजिए और 1000 mg की कैप्सूलिंग तैयार कर लीजिए। 2-2 कैप्सूल दिन में 2 बार दीजिए। ये बहुत ही उपयोगी है। इसके अलावा कांचनादी गुगुलू 2-2 सुबह शाम को चूर्ण में त्रिफला, गिलोय और विडंग बराबर मात्रा में ले लें और 1-1 चम्मच इसका सेवन कराएं। हाइपोथायरॉयडिज्म में निश्चित रूप से लाभ होगा और धीरे धीरे एलोपैथी की औषधियाँ आप छुड़ा सकते हैं।
लीनम शुक्ला जी ने सीवियर अस्थमा का ट्रीटमेंट पूछा है। सीवियर अस्थमा में प्याज या लहसुन का नस्य देवें और सोमलता फांट हर आधा घंटा में पिलाएं। इसके अलावा श्वास का चिंतामणि 125 मिलीग्राम, टंकण भस्म 250 मिलीग्राम, कफ केतु रस 250 मिलीग्राम हर घंटे में इसको चटाएं। भारंग्यादिक्वाथ का भी सेवन कराएं। इसके अलावा वक्ष प्रदेश में सैंधव और तिली तेल का अभ्यंग करने के पश्चात नाड़ी श्वेत या पत्र पर श्वेत करें। इससे भी रोगी को तत्काल लाभ प्राप्त होता है। राजेश सक्सेना ने कहा है कि जो आत्तिक व्याधियां आजकल जो हम चर्चा कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसमें एलोपैथिक मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। आपके पास सुविधा हो तो आप करें, अन्यथा पेशेंट को रिफ़र कर दें। पर अब कोई रात को पेशेंट आएगा तो आपको ट्रीटमेंट तो देना पड़ेगा कुछ ना कुछ। इस दृष्टिकोण से मैं बताता हूँ। लेकिन जो बहुत आत्तिक अवस्था हो, ऐसी अवस्था में पेशेंट को सलाह देना चाहिए कि किसी हॉस्पिटल में जाएं जिसमें आईसीयू हो, उसमें भर्ती हो जाएं और फिर इलाज करें। अब आइए, जो हमारे चिकित्सक साथी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर नवीन जी, जो बड़े स्मार्ट, बड़े मर्मज्ञ, मर्म को जानने वाले, समय के अनुसार चलने वाले इस कार्यक्रम के प्रेरक हैं हमारे प्रिय नवीन जी। वो डेली सुनते हैं। मोहम्मद शाहिद, जो हमारे अच्छे मित्र हैं, विकास महाजन, मुकेश अग्रवाल जी, सुनील रातौरी जी, जयवीर सिंह, रेखा वर्मा, मनोरंजन साहू, कविता शर्मा, राजकुमार गुप्ता, नेहा आहूजा, हरजीत सिंह, बलजीत कुमार, कमलप्रीत धीमान, सुखवंत मिश्रा जी, महेश चतुर्वेदी जी, विजय सैनी जी, सोनल पटेल, रीना कौशिक, भानु टांक, नीलम दुबे, सैयद उस्मानी अली, अदिति त्रिपाठी जी, धीरज कुमार, परवेश मानिया, ज्योति बाला, डामोर, संध्या पांडे जी, मुमिन मुल्ला जी, राजकुमार गुप्ता, द्रोणाचार्य नेरोला। इन्होंने भी प्रश्न भी किया था। रसौली जो फाइब्राइड, इसको रसौली को फाइब्राइड कहते हैं, ये यूट्रस में हो जाती है और इसके कारण सीवियर ब्लीडिंग, इरेगुलर ब्लीडिंग, उदर वेदना आदि लक्षण होते हैं। कई बार तो गर्भधारण भी नहीं होता है। तो इसमें शोथर बस्ती जो मैंने बताई है, वरुणादिक्वाथ और तृण पंचमूल क्वाथ, इसकी बस्ती लगाएं। साथ में कांचनादि गुल 2-2 गोली दिन में 2 बार, त्रिफला, वायबिडंग और गिलोय, इसका चूर्ण तैयार कर लें और ये 1-1 चम्मच दिन में 3 बार दें। इसके अलावा अभयारिष्ट और अशोकारिष्ट 2-2 चम्मच, 2-4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम इसका प्रयोग कराएं। इसके अलावा योगेश महाजन जी, गिरिराज प्रसाद शर्मा जी, मनदीप शुक्ला जी, विनेश्वरी श्रीवास्तव जी, सुकुमार जोशी, आनंद आयुर्वेद वाले, विवेक भारद्वाज, नीलम दुबे और विकास चौधरी, ये हमारे माननीय चिकित्सक इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। आइए अब रक्त पित्त पर थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसा आप जानते हैं, ज्वर के बाद रक्त पित्त का वर्णन आया है, क्योंकि ज्वर में पित्त प्रधान होता है और जब पित्त अधिक बढ़ जाता है तो कई बार ऊर्ध्वक रक्त पित्त की शिकायत हो सकती है। रक्त पित्त जैसा नाम से स्पष्ट है, जब पित्त प्रकुपित हो जाता है तो रक्त को कुपित होकर के रक्त पित्त की उत्पत्ति करता है। क्योंकि रक्त और पित्त ये समान रंग वाले होते हैं, गुण भी समान होता है, गंध भी समान होता है, इसलिए संभवतः इसको वात रक्त नाम दिया गया है। संयोगाद दूषणातत्व सामान्याद गंधवर्णयोः रक्त पित्तस्मा खातम रक्त पित्तम मनीषभिः। ये रक्तज विकार है। बृहत्त्रयी में इसका बहुत ही विस्तृत वर्णन उपलब्ध है। चरक ने इसको महारोग माना है और ये कहा है कि ये बहुत ही भयानक व्याधि है। जिस प्रकार तृण में आग लग जाए तो शीघ्र बुझाना चाहिए, वैसे ही
अगर रक्त पित्त हो जाए तो शीघ्र चिकित्सा इसकी करना चाहिए। रक्त युक्त पित्त रक्त पित्तम, दूषित पित्त द्वारा रक्त का दूषित हो जाना। जैसा मैंने बताया, गंधवर्ण समान होने से यह निश्चित है, क्योंकि जो पित्त है वो रक्त का मल है, तो समान गुण भाव हो जाने से ये विकृति होती है। इसके निदान देखें तो उष्ण, तीक्ष्ण, क्षार, अम्ल, कटु, विदाही अन्न का सेवन, अत्यधिक आतप का सेवन, शोक, विरुद्ध आहार विहार का सेवन, मूली, सरसप, लहसुन, क्षार, लवण आदि का अधिक मात्रा में सेवन, तत्सोष्णम तीक्ष्ण अम्लम च कटून लवणांच घर्मश्चान विदाहस्य हेतु पूर्व निर्देशिताः, ये इसके कारण है। संप्राप्ति देखें तो इन कारणों से पित्त का प्रकोप होता है। यह प्रकोपित कफ रक्त के साथ मिलकर रक्त को दूषित करता है। जब पित्त और रक्त मिलेगा तो इसकी मात्रा बढ़ जाती है। आगे जब पित्त की ऊष्मा से मांसादी धातुओं से द्रव चू चू करके इकट्ठा हो जाता है, तब रक्त की वृद्धि होती है और फिर यह रक्त की वृद्धि होकर के ऊर्ध्वग और अधग, ऊर्ध्वग माने नासा के माध्यम से, अधोग यानी गुदा के माध्यम से कई बार रक्त शरीर से बाहर निकलता है। इसको बोलते हैं रक्तपित्त। तस्योष्णम तीक्ष्ण अम्लम च कटूनि लवणानि च घर्मश्चान विदाह से हेतु पूर्व निर्देशिताः तैर्हेतुर्भिः समुत्कृष्टम पित्तम रक्तम प्रबध्यते तद्दो नित्वाद प्रपन्नम च वर्धिते तत्प्रदूष्यत तस्योष्णा द्रो धातुर्धातोः प्रसिते शुद्धस्तेन संवृद्धम भूयिदर गच्छन्ति। ये इसकी संप्राप्ति है। अब आइए लक्षणों के बारे में समझें। तो मार्ग भेद से 3 प्रकार का होता है, ऊर्ध्वग, अधोग और उभय। ऊर्ध्वग रक्तपित्त जब होता है तब नासा, मुख, नेत्र, कर्ण आदि से रक्त की प्रवृत्ति होती है। रक्त जो है थोड़ा से स्निग्ध होता है, पिच्छल होता है, सांद्र, पांडु और कफ युक्त होता है। और जो अधोग रक्तपित्ता है वो गुद, मेढ, योनि मार्ग से रक्त निकलना अधोग रक्तपित्त है। रक्त का वर्ण श्याव, अरुण, तनु और फेनिल होता है। और जब उभयगत होता है तो दोनों मार्गों से रक्त निकलता है, उसको हम उभय रक्तपित्त कहा जाता है। ये असाध्य की श्रेणी में आता है। दोषानुसार इसके 7 भेद किए गए हैं, वातिक, पैतिक, कफस, सन्निपातज और द्विदोषज। वातिक अगर रक्तपित्त है तो वो रक्त का वर्ण श्याव, अरुण, फेन युक्त, द्रव और रूक्ष होगा। पैतिक रक्तपित्त है तो कसाय वर्ण का रक्त होगा, कृष्ण होगा, गोमूत्र के समान और ग्रह धूम के समान अंजनवत इसके लक्षण होंगे। अगर कफज होगा तो कफयुक्त में सांद्र, पांडुवर्ण, स्निग्ध और पिच्छल रक्त प्रभावित होगा। सांद्रम सपांडुसय स्नेहम पिच्छलम च कफानुतम श्यावारुण सफेनम च तनुरूक्षम च वातिकम रक्तपित्त कसायाभम कृष्णम गोमूत्र सन्निभम मेजगाघार धूमामम अंजनामम च पैतिकम। ये इसके लक्षण है। साध्या सात्वकुदी देखें, यदि एक दोषज है, ऊर्ध्वग है, बलवान रोगी में है, अल्प वेग युक्त है, उपद्रव नहीं है, तो ऐसा सूत्र जो रक्तपित्त है वो साध्य है। एक दोषानुगा साध्यम द्विदोषम व्याप्यम मचिते सर्वदेह चरासोता कृच्छा शासन निपातिका। हाँ, लेकिन तत्रयद अधोभागम तत्रयद ऊर्ध्वभागम तत्साध्यम, ऊर्ध्वग रक्तपित्त साध्य है क्योंकि विरेचन से ठीक किया जा सकता है। लेकिन अधोग रक्तपित्त याप्य है क्योंकि उसमें विपरीत गति के अनुसार वमन कराना पड़ता है और वमन के लिए उतनी औषधियाँ उपयुक्त नहीं है, इसलिए ये कृच्छ साध्य है। उभय भागम तो असाध्यम, उभय भाग से रक्त निकल रहा है तो यह असाध्य हो जाता है क्योंकि एक साथ वमन और विरेचन हम नहीं करा सकते हैं।
ऊर्ध्वगम कव संसृष्टम अधोगम मारुतानुगम द्वैमार कफाताभ्याम उभयाभ्याम अनुबद्धते स्निग्धोष्णम उष्ण रूक्षम रक्तपित्तस्य च कारणम अधोगस्य उत्तरम प्राय पूर्व स्याद ऊर्ध्वगस्य तो। ऊर्ध्व कफानुबंध होता है, अधोग जो है पित्तानुबंध होता है। उपद्रव के रूप में दुर्बलता, श्वास, कास, ज्वर, वमन, पांडु, दाह, मूर्छा और तृष्णा जैसे लक्षण रोगी में प्राप्त हो सकते हैं। अब आइए चिकित्सा के ऊपर ध्यान दें। तो उभरे हुए रक्तपित्त को बलवान रोगी में रोकना नहीं चाहिए, प्रारंभ में रक्त को रोकना नहीं चाहिए। यदि आपने प्रारंभ में रक्त को रोक दिया तो पूतिग्रह, नासावरोध, भ्रम, मूर्छा आदि लक्षण रोगी में मिल सकते हैं। आम दोष से उभरा पित्त, यदि रक्त पित्त उत्पन्न हो तो ऐसे में लंघन कराना चाहिए। आम युक्त में लंघन कराएं, ऊर्ध्वग में लंघन और अधोग हो तो तर्पण कराना चाहिए। ऊर्ध्वग में कफानुबंध होता है, जैसा मैंने बताया। स्निग्ध उष्ण निदानों के सेवन से उत्पन्न हो तो निश्चित रूप से लंघन कराएं। और अधोग में वातानुबंध होता है, इसलिए रूक्ष उष्ण कारणों से यह उत्पन्न होता है, तो यहाँ ब्रह्मण और तर्पण कराना चाहिए। लंघन पश्चात ऊर्ध्वग में तर्पण और अधोग में पेयाविलेपी हितकारी का सेवन कराना चाहिए। यदि रोगी बलवान है तो संशोधन कराइए। संशोधन करने के लिए ऊर्ध्वग में विरेचन, ऊर्ध्वग रक्तपित्त हो तो विरेचन और अधोग हो तो वमन कराना है। विपरीत मार्ग चिकित्सा इसको हम बोलते हैं। अक्षीण बल मांसस्य रक्तपित्तम वेदस्यतः तद्दोष दुष्ट उत्क्लेशो नादो स्तंभनम हरेत। शुरू में स्तंभन नहीं करना, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। वमन यदि कराना है तो वमन कल्प के रूप में मुलैठी, पटोल और गिलोय, इनको 20-20 ग्राम ले लीजिए। मुलैठी, पटोल और गिलोय काढ़ा 100 ml बनाइए और मदन फल पिपली 12 से 15 ग्राम के बीच यूँ कुट करके भिगो के रख दीजिए और प्रातःकाल इसको मसल के छान लीजिए। शहद 20 ग्राम और सेंध और 2.5 ग्राम डाल के ये मदन फल कल्प तैयार हो गया। इससे वमन कराइए। विरेचन कल्प के रूप में अमलतास, निशोथ, मुनक्का और हरड़। अमलतास, निशोथ, मुनक्का, हरड़ ये सब 20-20 ग्राम लेके काढ़ा बना लीजिए 100 ml और इसमें एरण्य तेल 40 ml मिला के विरेचन करा दीजिए। इसके अलावा फिर ये शोधन करने के पश्चात फिर आपको संशमन औषधियाँ देना है। इसके लिए 3-4 क्वाथ मैं आपको बताऊंगा जो बहुत उपयोगी हैं। वासा, मुनक्का और हरड़। वासा, मुनक्का और हरड़ बराबर मात्रा में काढ़ा बना लें। काढ़ा हमेशा 20 ग्राम लेना चाहिए, एक डोज। 4 कप पानी डाल करके 1 कप बचे तब तक पका लीजिए और इसमें चीनी और शहद, चीनी 5 ग्राम और शहद 10 ग्राम डाल करके और इसको पिए। दिन में 2 बार पिलाइए। इससे तत्काल रक्त की प्रवृत्ति बंद हो जाती है, चाहे वो ऊर्ध्वग हो चाहे अधोग हो। दूसरा एक काढ़ा है वासा, प्रियंगु, पठानी लोध्र। वासा, प्रियंगु और पठानी लोध्र 20-20 ग्राम ले लें, काढ़ा बनाएं। काढ़े में थोड़ा शहद मिला करके इसका सेवन खाली पेट में दोनों टाइम करा सकते हैं। तीसरा क्वाथ है, ये सब मैं आपको अनुभूत बता रहा हूँ। आंवला, सुगंध बाला और वासा। आंवला, सुगंध बाला और वासा, इनको 10-10 ग्राम लेकर के काढ़ा बना लीजिए 1 कप और उसमें थोड़ा से 10 ग्राम मधु डाल के सेवन दिन में 2 बार खाली पेट में करें। इसके अलावा एक लाक्षादि चूर्ण आता है, 5 ग्राम दिन में 2 बार दे सकते हैं। उशीरादि चूर्ण, शतावरी चूर्ण, इनका भी प्रयोग आप स्तंभनार्थ रक्त को रोकने के लिए कर सकते हैं। इलादिवटी भी रसों में रक्त पित्त कुलकंदन रस 250 मिलीग्राम, बोल परपटी 250 मिलीग्राम, चंद्रकला रस 125 मिलीग्राम, इनको ये एक मात्रा है। ऐसे दिन में 3 मात्राएं आंवले के मुरब्बे के साथ या शहद के साथ सेवन कराएं। दूसरा एक रसौषधि योग है रक्त पित्तांतक रस
250 मिलीग्राम, बोलबद्ध रस 250 मिलीग्राम, प्रवाल पृष्टि 250 मिलीग्राम, शुद्ध गैरिक 250 मिलीग्राम। ये बहुत ही उपयोगी रस औषधियों का योग है। इसको दिन में 2 या 3 बार इसका सेवन कराएं। एक काढ़ा और मैं बताना चाहूँगा, पद्मकादिक्वाथ। पद्मकादिक्वाथ भी बहुत उपयोगी है। आसो अरिष्ट में लोध्रासो, उसी रासों का प्रयोग कर सकते हैं। लोध्रासो 2 चम्मच, 2 चम्मच उसी रासो, 4 चम्मच पानी, भोजन के बाद इसका प्रयोग करें। घृतों में वासाघृत, शतावरी घृत, इनका प्रयोग आप आभ्यंतर स्नेह पान के लिए, संशमन के लिए या शोधन के लिए, दोनों के लिए भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा वैदूर्य मुक्ता मणिगढ़ का नाम, मृतशंख हेम आमलकोद का नाम, मधु 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 शहद जिसको बोलते हैं शहद और गन्ने का रस, वैदूर मुक्ता मणि गैरिका नाम, इन औषधियों का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में बताया, अक्षीर्ण बल मांसस्य रक्त पित्तम में दर्शता तद्दोष दुष्ट उत्क्लेशो नादौ स्तंभनम हृति। ये है इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। इसलिए रक्तपित्त बहुत इम्पॉर्टेंट रोग है और इसकी बड़ी आसानी से हम चिकित्सा कर सकते हैं। थोड़ा सा हमको दोष देखना पड़ेगा, रोगी की अवस्था देखनी पड़ेगी और उस आधार पे आप ट्रीटमेंट करें। साथ साथ में तीखी चीज़ें, मिर्ची, बेसन, मैदा आदि का सेवन न कराएं। निदान परिवर्जन आपको करते रहना है अगर आप सफल इलाज करना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको नमस्कार। कल फिर हम इसी वक्त 4 बजे आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।